बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इकदार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। सिक्योरिटी अदारे हमेशा से साफ़ियों को बुलाकर ब्रीफिंग देते रहते हैं और अब की बार जो ब्रीफिंग सामने आई है ये बड़ी ही, इस बार बात सिर्फ दहशतगर्दी या बॉर्डर तक नहीं रुकी बल्कि सियासत, खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के अमूर भी इस ब्रीफिंग में ज़ेर बहस आए। और फिर इमरान खान साहब के हवाले से भी वहाँ पर ब्रीफिंग में बहुत कुछ बताया गया कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के जो मुज़ाकरात हैं क्या वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुक़ कैसा है, इस हवाले से भी। और फिर हलीमा खानम की MI से मुबैना तौर पर जो बताया जाता है कि उनके रब्ता है या नहीं है मिलिट्री इंटेलिजेंस के बीच में, इस पर भी बड़ी खुलकर बात हुई है। और फिर आपके सामने ये भी रखेंगे कि और क्या पाकिस्तान इसराइल या गजा के किसी मायदे का फ्रीक बनने जा रहा है। और ये भी बताया गया है उसमें कि वो जो पाकिस्तान में पिसरी के मकाम पर कहा गया था कि जो एक बंदरगाह के हवाले से कि वो बंदरगाह फाइनेंशियल टाइम्स ने इस पर स्टोरी की थी कि वो उन्हें दी जा रही है या नहीं। पहली बार फौज बोल पड़ी और बड़े ही खुले अंदाज में उन्होंने इस पर बात की है। और उधर जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वो क्या हो रही है ये सब चीज़ें आपके सामने रखेंगे। और हमसे ये आप हमसे जुड़े रहें और फिर आपको बताएंगे कि जनरल फैज़ का जो कोर्ट मार्शल हो रहा है या होने जा रहा है या कहां तक पहुंचा, इस हवाले से भी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखी जाएगी कि वो कहां तक पहुंची है। चलते हैं आपके उस शुरू में जो फौज ने सिक्योरिटीज राय ने ब्रीफिंग दी है मुख्तलिफ साफ़ियों को यहाँ पर बुलाकर, जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े धारू से मुंसलिक साफ़ी वहाँ गए हुए थे और खुलकर बहुत सारे मामलात पर बात हुई है। इमरान खान साहब के जो फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई, फिर आज़ाद कश्मीर को भी ज़ेर बहस लाया गया कि वहाँ क्या क्या होता रहा। हलीमा खानम के मुबैना तौर पर जो MI से यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस से रवाबत के बारे में भी खुलकर बात की गई। जनरल फैज़ हमीद की जो उनका कोर्ट मार्शल के हवाले से बात की गई। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। ये जियो न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया है और दबे अल्फाज में मुख्तलिफ साफ़ी भी इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके सामने रखेंगे। ये गुज़श्ता रोज़ एक यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटीज राय ने ब्रीफिंग दी थी, क्या कहा गया ये चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, फिर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे जुड़े रहें, आपको इस व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी कि वो चीज़ें जो अभी तक सामने नहीं आई वो आपको बताया जाएगा कि वहाँ पर क्या क्या मामला डिस्कस हुए। सिक्योरिटीज राय यानी कि फ़ौज के जो ब्रीफिंग दी गई साफ़ियों को, ये रिपोर्ट हुआ है, उनका कहना है कि फ़ौज का किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है ना राब्ता है। ये तो हमेशा से वो कह रहे हैं कि हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं और ना हम किसी से राब्ता कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि ये मुल्क में जो सियासी जो सियासतदानों के बीच मुज़ाकरात होते हैं ये फ़कत सियासतदानों का काम है, सियासी जमातों का काम है, हमारा काम नहीं। उन्होंने ये ब्रीफिंग में बताया मुज़ाकरात सियासी जमातों के दरमियान होते हैं और वही होने चाहिए। मई के केसेस का फैसला अदालतों ने करना, यानी एक बार फिर 9 मई के केसेस को लेकर बात की गई, ब्रीफ किया गया और कहा गया, वहाँ पर सवालात हुए कि 9 मई के वाले से जो इस वक्त केसेस है तो उन्हें बताया गया कि उन केसेस का फैसला अदालतों ने करना है, उनका फैसला हमने नहीं करना, ये बात की गई। और ये भी कहा गया कि किसी भी दहशतगर्द के साथ स्टेट यानी रियासत मुज़ाकरात नहीं करेगी, ये कहा गया। अब दहशतगर्द के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी, यहाँ पर एक सवाल उठता है। वो सवाल क्या उठता है नाज़रीन, ये तो रियासत की पिछले 78 साल से ये पॉलिसी है जी कि बाज़ाहिर जो बयानात सामने आते हैं वो कहते हैं कि जी हम किसी भी दहशतगर्द के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे, मुकालमा नहीं करेंगे। लेकिन नाज़रीन एक आप जानते हैं कि जो असानुल्लाह असान था वो कौन था? उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो तालिबान का उनके साथ असानुल्लाह असान उनका आप तर्जमान भी कह सकते थे उस वक़्त। और फिर
ये कहा जाता है कि एपीएस में जो हमला हुआ था यानी पेशावर में, उसमें भी उसका नाम आता था। और फिर जो आपके शिमाली वज़ीरिस्तान में था या गालिबन किसी और जगह, इसका जो फाटा में किसी एक जगह उसने फौजियों की लाशों के सरों को काट कर फुटबॉल बनाकर खेला गया था। ये भी बताया जाता है कि उसके साथ उसका ताल्लुक था। लेकिन वो हसानुल्लाह खान के साथ भी मुज़ाकरात किसने किए? इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब तो सियासतदान है ना जी, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल पार्टी के लीडर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इस मुल्क की गालिब जो आबादी है उसकी गालिब अक्सरियत जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, यानी 60% नौजवान इस मुल्क की आबादी का हिस्सा है। और अगर आप आज आज़ादाना सर्वे करवाएं, आप बहुत दफ़ा सर्वे करवा भी चुके हैं इस हवाले से, कि वो नौजवान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए और इमरान खान साहब के जो आइडियालॉजी है उसको लेकर चल रहे हैं। तो फिर वो जो मुज़ाकरात उसके साथ हसानुल्लाह खान के साथ किए थे वो कहाँ रहा? इंटरव्यू भी करवाया गया उसका और वो वजह उसका इंटरव्यू ऑन एयर नहीं हो सका। और फिर उसको इस मुल्क से किसने निकाला, ये भी तो सवाल है। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान की बहन अलीमा खानम और मिलिट्री इंटेलिजेंस के दरमियान किसी भी राब्ते की सख्ती से तरदीद की गई। ये कहा गया कि अलीमा खानम और एमआई यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के बीच कोई भी किसी भी तरह का कोई भी राब्ता नहीं है, ना उनके दरमियान कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना उनके दरमियान कोई बातचीत हो रही है। वो क्यों हमारे साथ मसाइल पर बात करना चाहते हैं? उन्हें दूसरे सियासतदानों से बात करनी चाहिए। हमारे पास इस शोबे की कोई महारत नहीं है, ये कह रहे हैं जनाब। हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है वो ये कह रही है कि सियासत के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं और ना हमारा इस शोबे में हमारी कोई महारत है। वो ये कहते हैं कि जी हम तो रियासतों के महफूज हैं, रियासत की सरहदों के महफूज हैं। बात दुरुस्त है, रियासत की सरहदों के महफूज है। तो फिर सवाल उठता है कि ये खारजा पॉलिसी कौन चला रहा है? हमारी दाखिला पॉलिसी कौन चला रहा है? हमारी जो फाइनेंस है, जो वजारत खजाना है, वो कौन चला रहा है? ये सवालात जो है ये हनूज तलब हैं, इनके जवाबात आते नहीं। जब भी बातचीत की जाती है तो यही एक बात की जाती है जी कि हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं, हमें इस शोबे में महारत नहीं है, ये सारी बातें की जाती हैं। और फिर ये SIFC किसने बनाई थी, इसके पीछे कौन था? फिर अभी रिसेंटली जो जाकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुज़ाकरात हुए, वहाँ कौन बैठा हुआ था? खारजा पॉलिसी किसके कहने पर वो तश्कील दी जाती है? फिर वहाँ पर जो एक तखय्युल में एक मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और हमारे चीफ ऑफ फील्ड मार्शल के साथ, तो ये क्या था? सारा ये सिक्योरिटी मामलात थे। कौम को अभी तक इस हवाले से मुकम्मल आगाही नहीं दी गई। बहरहाल वो आगे बताते हैं जी हम ऐसा कोई किरदार चाहते हैं और ना ही हमारे पास ऐसी सरगर्मियों के लिए कोई तवानाई है। सिक्योरिटी राय के मुताबिक दहशतगर्दों का कला कमा किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस नेशनल एक्शन प्लान के तहत फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस साल 15 सितंबर ये जो गुजर चुका है, 1422 यानी 1422 जो टेररिस्ट है उनको जहन्नम में वासल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के 57,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर चुकी है। हिंदुस्तान की धमकियाँ गिदड़ बबकियाँ हैं। अगर हिंदुस्तान ने दोबारा जारद की कोशिश की तो उसे पीछे से मारेंगे, यानी पलट कर उस पर वार करेंगे। पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज अपने मुल्क के दफा के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान खिते में अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। ये भी कहा गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगान हुकूमत को मतअद्दद बार दहशतगर्दों की निशानदेही कर चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन में 118 यानी कि 118 अफगान दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। मुल्क में स्मगलिंग पर भी बात हुई है के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं और हो रही है। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दफाई माहिदा इंतहाई अहमियत का अमल है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माहिदा माशी और ये तजावराती एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। मैं आज तक इसका मतलब नहीं समझ सका कि ये किसने ये किसकी इख्तरा है, ये किसने इसको इन्वेंट किया है, ईजाद किया है ये लफ्ज़।
वो तज़ेवराती डेप्थ जिसे कहते हैं, स्ट्रेटजी की डेप्थ कहते हैं जिसे, इसका मतलब तो मुझे आज तक ये समझ नहीं सका मैं कि इसका मतलब क्या है। बहरहाल ये कहा जाता है कि जनरल कियानी के दौर में या उससे पहले ये लफ्ज़ जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ये राइज किया गया था, और ये उन्हीं ने राइज किया था जो यहाँ पर बुलाकर उन्हें ब्रीफ करते हैं। वो कहते हैं जी कि कोर्ट मार्शल के दौरान जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है। कोर्ट मार्शल के दौरान तमाम कानूनी तकाज़ों को मुलौज़े खातर रखा जा रहा है। लंबा प्रोसेस होता है। केस में डिफेंडेंट को तमाम लीगल राइट्स दिए जाते हैं। मार्का हक के बाद भारत ने अपने दफाई अखराजात बढ़ा दिए हैं। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का जो आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल पैदा हुई थी उसके हल का क्रेडिट वो कहते हैं कि सियासी क़यादत को जाता है। इजराइल से मुतल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हो सकता। इजराइल से मुतल्लिक़ हमारी सोच सबको मालूम है। ये भी कहा गया आज़ाद कश्मीर में मामला यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए था। इससे हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। कश्मीरी भाई हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े, ये तो हम शुरू से कह रहे हैं जी कि कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तानियों से बढ़कर पाकिस्तानी है। लेकिन ना जाने किन नाबगाए रोजगारों ने ये जो अभी रिसेंटली 2-3-4 रोज कबल कश्मीर में मामलात हुए, ये किन के कहने पर हुए? वो कौन से नाबगाए रोजगार थे जिन्होंने बंद कमरों में बुलाकर ये कहा गया कि ये जो तहरीक है ये रॉ फंडेड तहरीक है, ये कहा गया कि ये इसके पीछे हिंदुस्तान है, ये कहा गया कि ये मुक्ति बनी है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो वो कौन नाबगाए रोजगार थे जिनके कहने पर आपने आज़ाद कश्मीर के अंदर FC रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस भेजी और फिर वहाँ गोलियां चली, मासूम शहरी जानों से गए? वो कौन से थे? ये किनके कहने पर किया गया? इसमें कोई दो राय नहीं कि कश्मीरी पाकिस्तानियों से बढ़कर पाकिस्तानी हैं और कश्मीर हिंदुस्तान की बर्बरियत, वो बंदूकों के साए तले, वो खंजर के साए तले भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, और फिर जब वो शहीद होते हैं तो वो ये वसीयत करके जाते हैं कि हमारी जो बॉडी है, जनाजे हैं, ये पाकिस्तानी परचम में लपेट कर दफन किए जाए। तो फिर वो कौन से नाबगाए रोजगार थे जिन्होंने पाकिस्तानियों के अंदर पाकिस्तानियों के दिलों के अंदर कश्मीरियों के हवाले से नफरत पैदा की, और ये भी कोशिश की गई कि कश्मीरियों के दिलों में पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा की जाए? वो कौन से नाबगाए रोजगार थे जिनके कहने पर इस नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में कश्मीरी साफियों को कश्मीरियों को कुट लगाई गई? ये कौन से लोग थे? ये वो सवालात थे जिनके जवाब आने चाहिए। ये कहा गया कि राजनाथ सिंह इतना क्रेडिबल नहीं है, उसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान का वजीर दफा जो डिफेंस मिनिस्टर है उसकी बात की जा रही है। हिंदुस्तान कौन सा असला खरीद रहा है इसके बारे में पाकिस्तान को इतला है। हमें कोई फिक्र, कोई तशवीश नहीं, हम हर वक्त जवाब के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। अगर हमारे मुल्क के अंदर जो भी हमारे मुल्क के अंदर मामलात होते हैं वो हमारे दाखिली मामलात हैं, हम अपनी सिक्योरिटी के साथ, अपनी सियासी जमातों के साथ मुल्क के अंदर अपने सब कुछ करेंगे। लेकिन जब हमारे मुल्क पाकिस्तान की सलामती पर किसी ने वार किया या उस पर किसी ने सोचा कि उसकी सलामियत कहाँ जाएगी, तो फिर पाकिस्तानी कश्मीरी जो अवाम है वो सब कुछ बुलाकर पाकिस्तान की फौज की पुष्ट पर खड़े होते हैं, और फिर आपको 10 मई 2025 की तरह जवाब मिलेगा। अब की बार अगर आपने कोई इस तरह का कोई एडवेंचर किया, हमारी जो कौमी सलामती है या सालमियत है उस पर कोई वार किया, तो फिर आप आने वाली नस्लों को ये बता देंगे कि पाकिस्तान से कभी पंगा ना करना। ये कहा गया कि बलूचिस्तान में स्मगलिंग पर काबू पाया गया है। पहले रोजाना 15 मिलियन लीटर ईरानी तेल स्मगल होता था, जो अब सिर्फ 1.5 मिलियन लीटर रह गया है। कानूनी तरीके से डीजल इंपोर्ट होकर आ रहा है। बड़ी कामयाबी है। फौज का किसी सियासी जमात से रब्ता था ना है और ना होगा। लेकिन ये बताया जाए कि जो 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हुए थे पाकिस्तान के अंदर, इस पर सवालात थे ना, तो भी इस पर जवाब तो आना चाहिए।
उसमें स्वात से लेकर राइम यार खान तक और गिलगित बल्तिस्तान से लेकर ग्वादर, कोयटा, पिसनी तक लोगों ने अपने घरों से निकलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और लैंडस्लाइड विक्ट्री दी। तो वो कौन सी कुव्वतें थी जिन्होंने 8 फरवरी की रात को फॉर्म 45 को 47 में बदला और फिर उसकी इलास्टिक शुदा शलवार पहनाकर इस जो ये हुकूमत है इसको पाकिस्तानी कौम की गर्दनों पर मुसल्लत किया। ये कौन लोग थे? सियासत से आपका कोई ताल्लुक नहीं है जी, हम मानते हैं कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये किसने किया फिर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत को हार में किसने बदला? एक किसी ने अगर 1110 वोट लिए हुए थे तो पीछे से सिफर हटाकर वहां पर 110 बढ़ा दिए, और अगर दूसरी तरफ किसी ने 110 लिए हुए थे नून लीग के तो वहां एक आगे एक लगाकर उसे 1110 में किसने बदला? मैं चूंकि वो इलेक्शन कवर कर रहा था इस्लामाबाद का एक हल्का, और मुझे पता है सारा कुछ, मैं जानता हूं। रात को 8 फरवरी रात की तकरीबन 7:15 7:30 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान कहाँ गए थे, और वो हाल सुबह फजर की अजान से पहले वापस आए। वो किस जगह गए हुए थे? और फिर कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या करेंगे? हम उसे कहाँ रखेंगे जिसने ये कहा था कि एक ट्राइका है जो कि यहाँ पर कर रहा है, जिसके कहने पर रावलपिंडी डिवीजन के इंतखाबात को तब्दील किया गया? उसे कहाँ रखेंगे? अच्छा, ये आगे उन्होंने ये भी कहा है कि पिसनी के हवाले से जो एयरपोर्ट अपने सॉरी जो ग्वाद क्या कहते हैं उसे कि बैन-अवी तल्लुकात बाहमी मफाद पर मुनहसर होता है। ये कहना है कि उन्होंने कहा कि पिसनी, ये बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने जो स्टोरी छापी थी जिसमें यह कहा था जी कि पिसनी में एक जो दी जा रही है उन्हें बंदरगाह, उस हवाले से उन्होंने कहा, उस पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया है। उन्होंने कहा कि बैन-अवी तल्लुकात बाहमी मफाद पर मुनहसर होते हैं, पाकिस्तान हर फैसला अपने मफाद को देकर करता रहेगा, मुख्तलिफ ममालिक की शराकत से अपने ज़खायर दरियाफ्त करेंगे। चीन, अमरीका, सऊदीया और जो मुल्क भी इस अमल में शामिल हुए हैं, शामिल होने में दिलचस्पी लेकर ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक पार्टनरशिप करेंगे। पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर छोटी बड़ी तजारती बंदरगाहों का बहुत पोटेंशल है। और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान अमेरिका को बलूचिस्तान में कोई बहरी अड्डा यानी नेवल बेस नहीं दे रहा। एक आला सतह के जरिए ने कहा कि हमारे लिए ये अहम नहीं कि अमेरिका का मफाद क्या है, हमारे लिए सिर्फ वही चीज़ अहमियत रखती है जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो, इसीलिए हम मिनरल्स लेकर जा रहे हैं अमेरिका में, उसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है जी। और कह रहे हैं कि आए पाकिस्तान में आप, वो कहाँ, ये सारी चीज़ें कोई बिल्कुल ही ऐसा बढ़ा दिया गया है कि कौम को एक मखमसे में डाल दिया गया है, और कोई भी जब सवाल करता है तो उसका जवाब नहीं आता, गोल मोल से जवाब आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बैन-अवी तल्लुकात और किसी मुल्क से दूसरे मुल्क के तल्लुकात मुल्क के बाहमी मफाद पर मुनहसर होते हैं। पाकिस्तान अपनी रियासत और अवाम के मफाद को देखते हुए दिगर ममालिक और आलमी ताकतों से अपने जो ताल्लुक है वो निभाता है। पाकिस्तान हर फैसला अपने मफाद को देख कर कर रहा है और करता रहेगा, ये उनका कहना था जी। और उन्होंने एक तरह से फिर भी वो कहे आपके, उन्होंने ये कहा कि हम कोई किसी किस्म का नहीं दे रहे बंदरगाह अमेरिका को, सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, वही बातें 9 मई के बारे से उन्होंने बात की। और फिर ये भी कहा कि इमरान खान साहब के साथ जो मुज़ाकरात के वाले से किसी दहशतगर्द, वो सारी कहानी मैंने आपके सामने रखी है, सवालात आपके सामने मैंने उठाए हैं जिनके जवाबात नहीं आते। उधर पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में भी जो है वो मैदान जब कह सकते हैं कि वैसे तो वैसे इस पर बात इसलिए नहीं करता कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, कोई भी हो, इनकी जो लड़ाई है वो महज एक ढकोसला है। ये पाकिस्तान को दिखा रहे हैं जी कि हम असल में ये कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम को, लेकिन ये असल में मिले हुए होते हैं। अगर मिले हुए ना हों, अगर वाकई इन्हें पाकिस्तान की अवाम का दर्द है, उनके मुश्किलात का, उनके पॉलिसीज़ के हवाले से, उन पर जो अवाम दुश्मन कुछ पॉलिसियाँ बनाई जा रही उस हवाले से, तो पीपल्स पार्टी को फिर फौरी तौर पर अलहदा हो जाना चाहिए हुकूमत से, फेडरल से। लेकिन नहीं करेंगे वो, इसलिए कि उन्हें ये पता है, वो जानते हैं कि अगर हमने ऐसा किया
तो फिर हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो भी बूट के तस्मों के साथ लटक कर इक़्तिदार पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। और जिन्होंने ये कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपके सामने मैंने सारा रखा है। और आप जानते हैं पाकिस्तान की जो 78 साल तारीख है उससे भी आप बखूबी आगाह हैं, और जनरल फयाज़ हमीद के बारे से भी बताया गया है। लेकिन एक बात मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि ये सारी कहानियाँ जो हकीकत बयान की गई ना, जनरल फयाज़ हमीद के वाले से और फ्रांक के वाले से कोर्ट मार्शल हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोर्ट मार्शल नहीं होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि आज तक जो पाकिस्तान की तारीख है ना वो यही बताती है कि फ़ौज हमेशा अपने बंदे का जो है वो दफा करती है, उसे बीच बचा कर यहाँ से निकलवा देती है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट जो मैंने नाज़रीन आपके सामने रखी हैं। मज़ीद अपडेट के लिए कि पाकिस्तान के अंदर अदालती महाज पर, सियासी महाज पर और दीगर तमाम जो महाज है उस पर क्या हो रहा है, ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहे। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, में बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।